स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। तो मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं BLLB के 9th सेमेस्टर की CPC की रिविजनल वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है। और ये जो वीडियो है ये पूरी की पूरी एग्जाम पर्पज से है। अगर अभी तक आपने CPC नहीं पढ़ी है या फिर किसी भी रीजन से अभी तक आपकी स्टडीज नहीं हो पाई है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अंदर हमने जितने भी यूनिट है अपनी CPC में वो सारी हमने इस वीडियो के अंदर कवर करी है। ठीक है। ये एक तरीके का मैराथन लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर आपको सारे ही कंटेंट मिलेंगे एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है ना। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अब आज हम इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो डेफिनेशन क्लॉज है वो हम इसमें कवर करेंगे। सूट्स ऑफ सिविल नेचर वो सब हम इसमें कवर करेंगे। रेस जुडिकाटा और रेस सब्जुडाइज के जो प्रिंसिपल्स है, जो डॉक्ट्राइन है, वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव होती है, कब कंक्लूसिव नहीं होती है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो मतलब जो भी हमारी यूनिट्स हैं, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 यूनिट अपनी पांचों की पांच हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। पार्टीज टू सूट कौन होते हैं, फ्रेम ऑफ सूट कैसे होता है, प्लेन क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है। और वो अलग बात है कि आप में से कुछ बच्चे अभी कोर्ट जा रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उनको ये सब चीजें पता होंगी, बट ये नहीं पता होगा कि ये सब चीजें है कहाँ पे एक्चुअल में। सबको पता जो लोग कोर्ट जाते हैं उनको पता होगा समन कैसे होता है, समन की कैसे सर्विंग होती है, पार्टी अपियरेंस क्या होता है। बट अब आपको ये देखना है कि दिया कहाँ पे है ये सब चीजें। ठीक है ना। प्रैक्टिकली सबको पता होगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, बट कहाँ है ये सब। तो वो सब चीजें आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो बेसिक सी बात, अब आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि CPC बेसिकली है क्या। अब जब हम थोड़ा पढ़े हुए तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं CPC का। और एग्जाम जब भी आप करते हो तो एग्जाम लिखने का एक पैटर्न होता है कि पहले आप इंट्रोडक्शन से ही एग्जाम लिखो अपना, मतलब आपको भी क्वेश्चन लिख रहे हो तो पहले उस चीज का इंट्रोडक्शन दो जिसके बारे में आप लिख रहे हो। ठीक है। तो बेसिकली जो अपना CPC है वो 1908 में आया था। ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है इंडिया की, जो किससे गवर्न करती है, जो कि हमारे सिविल लॉ को गवर्न करती है। ठीक है। इसके अंदर वो सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स है जो कि सिविल केसेस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारे के सारे किस में दिए हुए हैं, हमारे CPC के अंदर दिए हुए हैं। कौन से रूल्स एंड प्रोसीजर्स, जो कि सिविल लॉ को गवर्न करते हैं बेसिकली। ठीक है ना। और इसके अंदर जो है हमारा पूरा फ्रेमवर्क है कि किस तरीके से सिविल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा जाएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस जो इन्वॉल्व होगा, कैसे फाइलिंग होगी, कैसे सूट सर्व होगा, कैसे नोटिस जाएंगे, वो सारी की सारी चीजें अपना CPC में आता है। ठीक है। अब CPC हमारे 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो ये बात करते हैं हमारे जनरल प्रिंसिपल्स की। अब जनरल प्रिंसिपल में ये सारे रूल्स इंक्लूड करता है जुरिडिक्शन को लेके, पार्टीज इन्वॉल्व हैं केस में, और क्या मोड रहेंगे किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए। तो जनरल बात हमारी हो गई, जो हमारी बेसिक बातें हैं कि क्या पार्टीज रहती हैं, कैसे केस इंस्टीट्यूट होता है, किस तरीके से इंस्टीट्यूट होगा। तो वो सारी जो बेसिक बात है वो जनरल में आ गई। और स्पेसिफिक प्रोसीजर में ये है कि हमारी जो लिटिगेशन है उसका प्रोसेस क्या है, केस फाइलिंग का क्या प्रोसेस है, सर्विंग का क्या प्रोसेस है, ट्रायल किस तरीके से कंडक्ट होगा सिविल केसेस में, और किस तरीके से हम अपीलिंग कर सकते हैं जजमेंट को। तो बेसिकली CPC क्या है, CPC एक प्रोसीजरल लॉ है जो कि सिविल लॉ को प्रोसीड करता है, जो कि सिविल लॉ को गवर्न करता है। कौन गवर्न करता है, CPC। ठीक है। सिंपल सी बात है CPC के बारे में थोड़ी सी। अब अगर देखा जाए तो CPC के हमारे की प्रोविजंस कौन से हैं। जो हमारे ऑर्डर 1 है वो हमारा बेसिकली डील करता है पार्टीज के साथ, की पार्टीज कौन से होने चाहिए सूट में, इंक्लूडिंग प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट की बात करता है। ऑर्डर 5 हमारा कंसर्न है समन्स को लेके कि किस तरीके से डिफेंडेंट को समन होंगे, वो सब हमारा किस में आता है, ऑर्डर 5 के अंदर आता है। ऑर्डर 7 हमारा डिस्कस करेगा कि किस तरीके से प्लेंट की प्रेजेंटेशन होगी, इनिशियल डॉक्यूमेंट कैसे फाइल्ड करी जाएगी सिविल सूट की, वो हमारा ऑर्डर 7 बात करता है। ऑर्डर 8 बात करते हैं कि किस तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट गवर्न होते हैं डिपेंडेंट की। और आई एम टाइम श्योर कि ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी है की प्रोविजन, ये सब आप लोग अपना कोर्ट में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो लोग देख चुके होंगे सारी चीजें, मतलब जो इंटर्नशिप कर रहे हैं। और जो नहीं भी कर रहे हैं उनका भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि स्टडीज अगर आप पहले कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कोर्ट में तो अगर अगर आप अपनी प्रायोरिटी पहले कोई गवर्नमेंट एग्जाम रख रहे हो और आप उसे क्लियर कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोर्ट में तो रहना ही है आपने। अभी तो 5 साल बाद भी आपने कोर्ट आना ही है, अगर आपकी मर्जी होगी तो कोर्ट तो हमेशा ही साथ चलता है, स्पेशली जब आप एडवोकेट बन जाते हैं। तो ये कुछ ऑर्डर्स हमारे जो मेन है CPC के अंदर। जैसे ऑर्डर 21 बात करता है डील्स विद एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज।
और आप लोगों ने ये चीजें पहले हो सकता है सुनी होंगी। ऑर्डर 39 से 40 बात करता है टेम्परेरी इंजेक्शन की एन अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। तो हमारे कुछ की प्रोविजंस हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखे हैं। ठीक है। अब जो सीपीसी है बेसिकली वो क्या है, वो फाउंडेशन है किसकी, सिविल लिटिगेशन के इंडिया के अंदर। ये क्लियरिटी देता है हमको कि इसमें लीगल प्रोसेस में। ठीक है। तो ये जो है इंश्योर करता है कि जो डिस्प्यूट है पार्टीज के बीच में वो एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है रिजॉल्व हो जाए। ये हमें मैकेनिज्म ऐसे प्रोवाइड कराता है जिससे जो डिस्प्यूट है वो अपना आराम से रिजॉल्व हो जाए। ठीक, बेसिक सी बात। अब हम बात करते हैं हमारी यूनिट की। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है डेट इज डेफिनेशंस के क्लॉज में अब हम देखते हैं। ठीक है, जब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब यहाँ से स्टार्ट है। ये तो डेफिनेशंस है और उसमें हमारा सबसे पहले हम देखते हैं जजमेंट क्या होती है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 के अंदर जजमेंट दी हुई है। तो जजमेंट क्या है, जजमेंट एक फॉर्मल डिसीजन है जो कि कोर्ट के द्वारा दिया गया हो। ठीक है, ये हमारे सिविल केसेस में जो दिया गया हो। और इट इज ए स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन रीजनिंग बिहाइंड द कोर्ट डिसीजन। मतलब कि जजमेंट क्या है, जजमेंट एक फाइनल डिसीजन होता है जो कोर्ट देता है। ठीक है, और ये जो हमारा जजमेंट होता है इसके अंदर रीजनिंग भी मेंशन होती है कि जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसके पीछे का रीजन क्या है, इस डिसीजन को लेने के पीछे का जो रीजन है वो भी मेंशन होता है। और ये हमारे फाइनल आउटकम होता है किसी भी सूट या प्रोसीडिंग का। ये फाइनल आउटकम होता है हमारा, जजमेंट आ जाता है जब। तो जो हमारे जजमेंट है वो हमारे फैक्ट्स जो प्रेजेंट करे गए हैं और जो आर्गुमेंट उस पर हुए हैं, जो लॉ उस पर एप्लीकेबल हुआ है, इन सारी चीजों के ऊपर ही हमारा जजमेंट पास होता है। ठीक है। तो जजमेंट क्या है, जजमेंट एक फॉर्मल डिसीजन होता है अपना जो कि कोर्ट देता है। और इसके जब कोई कोर्ट जजमेंट दे रहा है तो वो रीजन भी मेंशन करता है कि अगर उसने जजमेंट दिया तो उसके पीछे का रीजन क्या था। ठीक है। अब सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2 बात करता है डिग्री की। डिग्री क्या होता है, तो जो हमारा डिग्री होता है ये एक फॉर्मल एंड फाइनल ऑर्डर होता है। ठीक है ना, ये एक ऑर्डर होता है जो कि हमारा इशू करता है कोर्ट सिविल सूट्स के अंदर। ये कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन करता है पार्टीज के राइट को। ठीक है। जो हमारा डिग्री होता है ना वो रिजल्ट होता है, मतलब कि जो जजमेंट है, मतलब जैसे जजमेंट भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ है और डिग्री भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती है। लेकिन जो डिग्री होती है वो जजमेंट नहीं होती है। डिग्री हेल्प करती है जजमेंट को आने में या फिर जजमेंट के प्रोसीजर में। ठीक है। तो डिग्री हमारी जो है फिर दो तरीके की होती है, वैसे तीन तरीके की होती है मेन। एक होती है हमारे प्रिलिमिनरी डिग्री, जो कि एक ऐसी डिग्री जो कि हमारी फाइनली डिस्पोज जब सूट हो जाता है तब ये डिग्री इशू करी जाती है। ठीक है। और इसके अंदर जो है फर्दर इंक्वायरी के फर्दर प्रोसीडिंग भी आप कर सकते हो। प्रिलिमिनरी के अंदर फर्दर प्रोसीडिंग होती है हमारी। ठीक है ना। स्टार्टिंग में जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है किसी भी केस की जिसमें हमारे आर्ग्यूमेंट्स पे स्टेज हुए, तो हमारी इनिशियल स्टेज है जिसमें इंट्रोडक्टरी हमारे चल रहा है। उस टाइम पे प्रिलिमिनरी डिग्री जो है देता है कोर्ट। ठीक है ना। जैसे कि इसमें एग्जांपल है डिग्री ऑफ पार्टीशन बिफोर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिग्री कब पास करी जाती है, जब तक हमारा जजमेंट नहीं आ रहा है तब तक के कुछ टाइम पीरियड के लिए हम लोग डिग्री पास, तब तक के कुछ टाइम पीरियड के लिए कोर्ट जो है डिग्री पास कर देता है। अब दूसरे टाइप होता है इसका फाइनल डिग्री। तो जो फाइनल डिग्री होती है ये कंप्लीटली डिस्पोज होता है। इस केस में जो है सूट कंप्लीटली डिस्पोज डिस्पोज हो जाता है। इसके अंदर जो पार्टीज हैं उनका जो मैटर है वो सेटल हो जाता है। इसके बाद कोई फर्दर स्टेप नहीं रहता है जो कि लिया जाता हो या लिया जाना हो। बेसिकली बात प्रिलिमिनरी जो हमें स्टार्टिंग में ही मिल जाती है डिग्री, जब हमें रिलीफ चाहिए होता है, इंस्टेंट हमें रिलीफ चाहिए हो कोर्ट से। फाइनल डिग्री तब होती है जब हमारा सूट सेटल हो चुका है, कंप्लीटली डिस्पोज हो चुका है, तब हमको फाइनल डिग्री मिलती है। अब एक होता है पार्शली फाइनल एंड पार्शली प्रिलिमिनरी। अब इसमें क्या होता है, ये तब होता है, ये कोर्ट तब डिसाइड करती है। इसमें एक पार्टी को बोला जाता है डिग्री दी जाती है, इसमें एक पार्टी को डिग्री दी जाती है, दूसरी पार्टी के पास क्या होता है, दूसरी पार्टी को राइट दिया जाता है कि वो फर्दर डायरेक्शन, मतलब उसको डायरेक्शन दी जाती है कि वो फर्दर इंक्वायरी करे उस केस के ऊपर या उस सूट के ऊपर। तो पार्शियली में ये होता है सिंपल सा कि एक को डिग्री दे दी जाती है एक पार्टी को, दूसरी पार्टी को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको किस तरीके से इंक्वायरी करनी है या फिर जो भी कोई प्रोसीजर है वो दिया जाता है। ठीक है। अब इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं डिग्री का क्या एग्जाम्पल हो सकता है अपने पास।
तो बेसिकली अगर एक सूट है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, तो इस केस में क्या है, जो कोर्ट है वो पास करता है फाइनल डिग्री, जिसमें वो ऑर्डर करता है डिफेंडेंट को कि उसे एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है प्लेंटिफ को पे करना है। ठीक है। तो ये जो डिग्री है ये एनफोर्सेबल है एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड द डिफेंडेंट फेल्स टू कंप्लाई। तो जो डिग्री एनफोर्सेबल भी है और इसे एग्जीक्यूट भी करा जा सकता है डिग्री को, अगर डिफेंडेंट नहीं पे करता है या फिर डिफेंडेंट कंप्लाई नहीं करता है डिग्री के साथ। ठीक है, एग्जीक्यूशन होती है डिग्री की, आपने सुना होगा। तो वही ये सीन है। तो बेसिक सी बात, जजमेंट क्या होती है, जजमेंट और डिग्री में डिफरेंस है। जजमेंट एक फाइनल डिसीजन होता है, बट डिग्री फाइनल डिसीजन की तरह नहीं होती है, तो एक फाइनल ऑर्डर होता है जो कि सिविल सूट में कोर्ट इशू करता है। अब जजमेंट में क्या होता है, जजमेंट में पूरा रीजन देना होता है कि हमने ये जजमेंट इस बेसिस पे दी है। डिग्री में ऐसा कोई रीजन नहीं देना होता आपको। और डिग्री हमारी जजमेंट जजमेंट सिर्फ एक ही है। और डिग्री टू टाइप्स है हमारी, प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री। ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस दोनों के बीच में। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया हो। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग अपने डाउट जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। अब जजमेंट ऑर्डर एंड डिक्री में क्या डिफरेंस है, जो कि हो सकता है पेपर में आ जाए, पहले भी आ चुका है इसलिए। तो अब जो जजमेंट ऑर्डर और डिग्री, बेसिक सी बात है। तो हमारी डिग्री किसमें दी हुई है, सेक्शन 2 सब क्लास 2 में। ऑर्डर किसमें दिया हुआ है, सेक्शन 2 14। और जजमेंट सेक्शन 2 सब क्लास 9 के अंदर दिया गया है। अब बेसिकली डिग्री क्या है, डिग्री वही है, फॉर्मल एंड फाइनल ऑर्डर है जो कि कोर्ट पास करता है। ठीक है। ये जो है, ये रेजोल्यूशन होता है एक तरीके का सूट में। और ये क्या होता है, ये एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है। ठीक है, जिसके अंदर पार्टीज के राइट को डिक्लेयर करा जाता है और उन्हें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचाया भी जाता है और उन्हें प्रोवाइड भी करे जाते हैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसके अंदर क्या होता है, डिग्री इनफोर्सेबल होती है। ठीक है, और डिग्री से जजमेंट बन सकती है। ठीक है, लेकिन डिग्री जजमेंट नहीं बन सकती, डिग्री की मदद से जजमेंट तो बन सकती है। अब एक डिग्री जब पास हो जाती है तो वह एग्जीक्यूट भी होती है। ठीक है। और एग्जीक्यूट कौन कराता है, कोर्ट ही एग्जीक्यूट कराता है। अगर एक पार्टी उसमें कंप्लाई नहीं कर रही है तो उसे कोर्ट ही एग्जीक्यूट कराता है। और डिग्री कितने टाइप की होती है, अपने टू टाइप की होती है, जो कि अभी हमने पढ़ा डिग्री के बारे में। ठीक है। अब रही बात ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो डिसीजन है कोर्ट का। इसमें हमारा सूट डिस्पोज नहीं होता है। ऑर्डर के अंदर बताया जाता है कि आपको क्या दूसरा प्रोसीजर करना है, या फिर कोई भी इंटरिम मैटर में अगर केस ऑर्डर पास, कोर्ट ऑर्डर पास कर रहा है तो। आपने देखा होगा, अगर आप लोग कोर्ट में जाते हो तो ऑर्डर हो जाता है कि आपको नेक्स्ट डेट पे ये करना है, तो वो क्या, वो एक ऑर्डर है ना, उसमें एक प्रोसीजर बताया गया है ना हमको कि हमको ये काम करके लाना है, तो वो एक ऑर्डर है। ठीक है। तो ऑर्डर क्या है हमारा, प्रोसीजरल भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। हम्म, ठीक है ना। तो जो ऑर्डर डील करता है वो स्पेसिफिक स्टेप्स के थ्रू डील करता है। ठीक है ना, इसके अंदर डायरेक्शन दी जाती है केसेस को लेके। अब जजमेंट क्या होती है, जजमेंट तो हमारा वही है, वही फाइनल डिसीजन है एक बार में। और इसमें एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है, कोर्ट पूरा लिख के देता है कि उसने जो डिसीजन लिया उसका बैकग्राउंड क्या था। और इसकी जो है, जो जजमेंट होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एकदम से आज ही दे दिया, आज ही इमीडिएटली वो इन्फोर्सेबल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये कुछ डिफरेंस था जजमेंट का, ऑर्डर का और डिक्री का। आई होप आप लोग को ये समझ आया हो। अब अगर बात करें रेस जूडिकाटा, तो रेस जूडिकाटा के ऊपर पहले भी, पहले 3 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने देखे थे, तो उसमें रेस जूडिकाटा के क्वेश्चन आए हुए हैं। और डिग्री के ऊपर भी आया है। तो अब ये जो रेस जुडिकाटा होता है, ये बेसिकली है क्या, रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि जो मैटर जज हो चुका हो। ठीक है। तो रेस का मतलब होता है हमारा सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। जूडिकाटा का मतलब होता है कि वो डिसाइडेड हो चुका हो, मतलब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका हो कोर्ट के अंदर। तो ये आपने सुना होगा डबल जियोपार्डे का, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा ये। तो ये वही प्रिंसिपल होता है कि कोई भी कोर्ट उस सूट का एंटरटेन नहीं करेगी जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका हो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। अगर कोई भी ऐसा सूट है जो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो चुका है, तो कोई सा भी कोर्ट उस सूट को दोबारा एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है। हमारा सीपीसी का सेक्शन 11 इसको डील करता है, रेस जुडिकाटा को, जिसके अंदर लिखा हुआ है, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू in which matter directly and substantially in issue has been directly or substantially issue in former suit। मतलब कि
ऐसा कोई भी इशू हो जिसमें हमारी पार्टी सेम हो, फैक्ट सेम हो, क्लेम भी सेम हो, और जो ऑलरेडी सुना जा चुका है, डिसाइड हो चुका है कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे किसी भी सूट को या ऐसे किसी भी इशू को डायरेक्टली या सब्सटेंशियली कोई भी कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है, ये बात करता है हमारा कौन, रेस जुडिकाटा हमारा ये बात करता है। अब ये क्यों है, इसे लाया क्यों गया रेस जुडिकाटा को, ये इसलिए लाया गया ताकि जो हमारा जो फेयर एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रमोट करा जा सके, और जो लॉ अब्यूज होती है उसको बंद करा जा सके। क्योंकि अगर एक ही केस दोबारा हम डाल लेंगे तो हम सामने वाले को दो बार प्रेशर दे रहे हैं ना, तो उस चीज को खत्म करने के लिए ये प्रिंसिपल लाया गया था, और पार्टीज को फेयर चांस मिले। और ये जो हमारा प्रिंसिपल है इक्विटी गुड कॉन्साइंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, हमारा जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा का, बस ये बात करता है कि एक व्यक्ति को आप दो बार पनिश नहीं कर सकते एक ही गलती के लिए। ठीक है, अब इसके कुछ की एलिमेंट्स क्या है रेस जुडिकाटा के, या तो सेम मैटर होना चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको डिसाइड करा हो, सेम पार्टीज हो, फाइनल डिसीजन आ चुका हो, हियरिंग एंड एजुकेशन इसकी हो चुकी हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा की एलिमेंट्स रेस जुडिकाटा का, कि किस तरीके से रेस जुडिकाटा जो है काम करता है। तो इसमें कुछ केस लॉ है रेस जुडिकाटा के, जैसे कि ये सत्यानंद घोषाल वर्सेस देरोजिन देवी का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो रेस जुडिकाटा है वो अप्लाई नहीं होगा, applies not only the issues directly decided in earlier suit but also those that could have been raised and decided. This principle prevent the parties from relitigating any matter could have been presented in the original case. अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो टेनेंट्स थे, तो लैंडलॉर्ड ने ये केस करा था, अपील जो थी लैंडलॉर्ड ने बनाई थी, जिसमें इन्हें डिक्री मिली थी टेनेंट्स के एजेक्टमेंट के लिए। बट क्या हुआ, इन ये लोग सुन उसको ना इसकी एग्जीक्यूशन नहीं करा पाए इस डिग्री की। फिर उन्होंने दोबारा एक एप्लीकेशन लगा दी, और ये इन्होंने एप्लीकेशन लगाई कलकत्ता ठीका टेनेंसी एक्ट में, इन्होंने एप्लीकेशन लगाई, जिसमें कोर्ट ने ये बोला कि भाई देखो, आप एक्ट का नाम चेंज करने से ना तो सेम पार्टी चेंज हो रही है, कुछ भी तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये जो मैटर है ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। ठीक है ना, तो इसमें आप री लिटिगेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही बात इसके अंदर बोली गई थी सत्यानंद घोषाल वर्सेस देरोजी में। अब यही ऐसा है केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन 1977 का केस है। इसमें क्या हुआ था, इसमें कोर्ट ने कंफर्म करा था कि जो रेस जुडिकाटा है वो अप्लाई होगा। ठीक है, अप्लाई होने के लिए देयर मस्ट बी जजमेंट होनी चाहिए उस प्रायर केस के अंदर, और जो जजमेंट है वो मेरिट बेस पे डिसाइड होनी चाहिए। Any case decided on technical ground like lack of jurisdiction does not give rise to res judicata। अगर ऐसा है कि lack of jurisdiction है, तो ये नहीं कि सर lack of jurisdiction के ग्राउंड पे ही हुआ है, हम नहीं सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं होता। बेशक उसमें lack of jurisdiction है, बट जो केस है वो मेरिट पे डिसाइड हुआ है, टेक्निकल ग्राउंड पे डिसाइड हुआ है, तो उस केस में आप रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो ऐसा इस केस के अंदर कहा गया था। अब इसके कुछ लीगल मैगजीम है हमारा रेस जुडिकाटा के, जिसमें नेमो डेप्ट बेस वेक्सरी प्रो इडम कॉसा, जिसका मतलब ये है कि जो पर्सन है शुड नॉट बी ट्राइड और सूट ट्वाइस, मतलब एक ही व्यक्ति जो है ना दोबारा ट्राइड या सूट नहीं हो सकता है, दो बार नहीं हो सकता है। रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेटी एक्यूपिटर, अब इसका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट करता है आइडिया को, दैट वंस अ मैटर हैज बीन डिसाइडेड, अगर कोई भी मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, तो उसकी जो जजमेंट है उसको फाइनल एंड कंक्लूसिव कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात थी। तो रेस जुडिकाटा क्या होता है, रेस जुडिकाटा वो होता है जिसके अंदर हमारे जो मैटर है वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, उसके अंदर फाइनल जजमेंट आ चुकी है। ठीक है, तो हमारा रेस जुडिकाटा होता है। अब रेस जुडिकाटा में कुछ एक्सेप्शन, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शंस ये है कि अगर जो है आपकी लैक ऑफ जुरिडिक्शन हो, अब आपका फ्रॉड या कोल्यूजन के थ्रू अगर आपका जजमेंट हुआ है, या चेंज हो गया लॉ में, या फिर कोई न्यू एविडेंस है आपके पास जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हो कोर्ट के आगे, या फिर जजमेंट वॉइड है, या फिर कोई माइनर इनकॉम्पिटेंट पार्टी है, या फिर का अपील और रिवीजन का अपने पास एक होता है। ठीक है, तो ये कुछ सेवरल एक्सेप्शन है कि किस केस में आप जो है रेस जुडिकाटा को आप एक्सेप्शन ले सकते हो, तो ये कुछ एक्सेप्शन अपने पास है। अब ये यूनियन ऑफ इंडिया वैसे नानक सिंह के केस में क्या हुआ था, इसमें कोर्ट ने अलाउ करा था केस कि उसे रीओपन करा जाए,
इवन दो देयर वाज अ प्रायर जजमेंट, उसमें प्रायर जजमेंट थी लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने अलाउ करा कि इस केस को रीओपन करा जाए। किस ग्राउंड पे? कि उसमें न्यू एंड मटेरियल एविडेंस थे, इसलिए। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रेजिडी कार्ड का प्रिंसिपल है तो हम कोई केस ओपन नहीं कर सकते, आप ओपन कर सकते हो अगर आपके पास कुछ इनमें से कुछ एक्सेप्शन अगर आपके पास है ही। ठीक है। तो ये छोटी सी बात रेजिडी कार्ड था, आई होप आप लोग को समझ आई हो। अब है रेस सब्जुडाइज। तो जो रेस सब्जुडाइज होता है ये भी हमारे एक लेटिन वर्ड से ही आया है। आ मैटर अंडर जजमेंट। रेस जुडिकाटा कह रहा है कि हो चुका है और ये कह रहा है कि चल रहा है अभी। ठीक है। तो ये उस मैटर की बात कर रहा है जो कि करंटली कोर्ट के अंदर अभी जज होना बाकी है, जो मैटर भी हमारा कोर्ट में चल रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन को रेफर करता है जहाँ पे हमारा केस और जो है वो भी इश्यू होना है, वो हमारे मतलब कोर्ट के अंडर कंसिडरेशन है वो केस अभी। ठीक है। और जो मैटर है वो क्या है? हमारा मैटर अभी पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो रेस सब्जुडाइज हमारा जो करंटली जो मैटर चल रहा है उसमें डील करता है, एज कम्पेयर टू रेस जुडिकाटा डील करता है जो मैटर हो चुका होता है। ठीक है। तो हमारा रेस सब्जुडाइज सेक्शन 10 के अंदर दिया गया है। ओके। और रेस जुडिकाटा अपने को सेक्शन 11 के अंदर दिया हुआ है। ठीक। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोई भी जो कोर्ट है वो स्टे प्रोसीडिंग्स के लिए अपील कर सकता है, मतलब कोर्ट में स्टे द प्रोसीडिंग ऑफ सूट इफ मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग इन अनदर कोर्ट। अगर एक कोर्ट में मैंने मैटर डाला, अब मुझे लग रहा है यार अभी इसमें काम सही से नहीं चल रहा, तो मैंने सेम मैटर उठा के दूसरे कोर्ट में डाल दिया। तो दूसरे कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो मेरे मैटर पे स्टे लगा सकती है, क्योंकि अगर उसे पता है कि मेरा मैटर है वो सेम मैटर दूसरे कोर्ट में चल रहा है, सेम पार्टी इन्वॉल्व है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है। तो इस केस में जो मैंने केस डाला है उस पे क्या लग सकता है? उस पे स्टे लग सकता है। ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है ये इंश्योर करता है कि जो इश्यू है वो साइमल्टेनियसली लिटिगेट नहीं होने चाहिए मल्टीपल फॉरम्स में। ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने इस कोर्ट में भी डाल दिया, मैंने इस कोर्ट में भी सेम फैक्ट सेम मैटर के साथ इशू डाल दिया दोनों कोर्ट्स में। ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। अब इसके की एक्सेप्ट क्या है? इसके की एक्सपेक्ट है कि भाई देखो लिटिगेशन पेंडिंग होनी चाहिए, उस टाइम पे आपकी जो लिटिगेशन है वो पेंडिंग होनी चाहिए। ये प्रिवेंट करता है हमारी जो पैरेलल प्रोसीडिंग्स होती है, इसको प्रिवेंट करता है कि हमने इधर भी केस डाल दिया हमने उधर भी केस डाल दिया, तो ये इस चीज का अवॉइड करता है ताकि जो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है वो भी ना आए, अननेसेसरी डुप्लीकेशन एफर्ट्स होंगे और ऊपर से दोनों ही कोर्ट एक ही बात को सुनेंगे तो ज्यादा मेहनत होगी, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, तो उस चीज को ये उन सब चीजों को प्रिवेंट करता है। और ये बात करता है जुडिशियल इकोनॉमी की। अब जुडिशियल इकोनॉमी की ऐसे बात करता है कि यार ये कोर्ट का टाइम है, कोर्ट के रिसोर्सेज को बचाता है, उनको वेस्ट नहीं करता। ठीक है ना। तो इसका बेसिक क्या है पर्पस? इसका पर्पस ये है कि देखो एक ही मैटर मल्टीपल जगह पर नहीं चलना चाहिए। ठीक है। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। अब जैसे कि इसका हमारा केस है के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का अपना केस है इसका। इसके अंदर था द इशू इन क्वेश्चन वाज वेदर अ सूट फाइल्ड इन वन कोर्ट could continue while another suit involving the same issue was pending in different court। इसके अंदर ये क्वेश्चन इन्वॉल्व हुआ था, क्या जो सूट हमारा फाइल्ड है एक कोर्ट के अंदर वो कंटिन्यू हो सकता है जबकि अनदर सूट जिसके अंदर सेम इशू है वो पेंडिंग है किसी डिफरेंट कोर्ट के अंदर। तो इसमें कोर्ट ने कहा जो रेस सब्जुडाइस इस पे अप्लाई होगा इफ पार्टीज एंड कॉज ऑफ एक्शन भी सेम है तो हमारा रेस सब्जुडाइस इसमें अप्लाई होगा। थस जो लेटर सूट जो डाला गया है उसको स्टे कर दिया जाएगा ताकि मल्टीपल प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करा जा सके। ठीक। तो ये किसमें बात हुई थी? ये के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कहा गया। अब गोकुल चंद वर्सेस गोकुल दास का केस है। इसमें कोर्ट ने रूल करा दैट जो रेड सब्जुडाइस है would not prevent the filing of new suit if the earlier suit did not involve the same cause of action or if matter was different in substance। ये कहता है कि यार अगर आप कोई दूसरा सूट डाल रहे हो जिसका कॉज ऑफ एक्शन अलग है या फिर उसका मैटर अलग है तो वो हमारे रेस सब्जुडाइज के अंदर नहीं आएगा। ठीक है ना, वो आप डाल सकते हो। अब इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस है। इसकी एक्सेप्शंस क्या है? इसकी है कि भाई डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, अगर आपको दोबारा केस डालना है तो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए और इशू भी डिफरेंट होना चाहिए, नहीं कि सेम इशू है, कुछ डिफरेंट इशू होना चाहिए। ज्यूरिसडिक्शनल इशू अगर है कि भाई गलत ज्यूरिसडिक्शन है, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, तो भी आप केस डाल सकते हैं दोबारा। अब आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट फॉरम ऑफ कोर्ट। अब डिफरेंट फॉरम ऑफ कोर्ट ये है कि भाई मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया और एक मैंने मैट्रिमोनियल केस डाल दिया,
तो ये चीज इसमें एप्लीकेबल होगी, ठीक है ना। डिफरेंट कोर्ट है, दोनों का प्रोसीजर अलग है, दोनों के कंटेंट्स अलग हैं। तो ये चीज हमारी क्या है, ये हमारी एक्सेप्शन है किसकी, रेस सब जुडाइस की। अब बात करते हैं फॉरेन जजमेंट की। और यार प्लीज अगर आप लोगों को थोड़ा भी बोर हो रहा है, आई एम रियली सॉरी, ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा जाएगा, सो प्लीज डोंट माइंड इट, क्योंकि इसके अंदर हमने सारी यूनिट कवर करी है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं फॉरेन जजमेंट की। तो फॉरेन जजमेंट हमारी सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 के अंदर दी है। तो फॉरेन जजमेंट क्या है, फॉरेन जजमेंट हमारे सीपीसी के अंदर रेफर करा गया उस जजमेंट को जो कि पास करी गई है उस कोर्ट के द्वारा जो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है ना। मतलब जो भी जजमेंट फॉरेन कोर्ट के द्वारा पास करी गई है वो हमारी फॉरेन जजमेंट में आती है। द रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट आर गवर्न बाय सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ सीबीसी। सेक्शन 13 एंड 14 के अंदर दिया हुआ है कि किस तरीके से हमारी फॉरेन जजमेंट को गवर्न करा जाएगा इंडिया के अंदर। अब फॉरेन जजमेंट पढ़ लिया तो फॉरेन कोर्ट भी देख लेते हैं, फॉरेन कोर्ट क्या होता है। तो बेसिकली फॉरेन कोर्ट वो है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं स्टैब्लिश हुआ हो, ठीक है, और जो आउटसाइड इंडिया हो। अब सेक्शन 14 क्या कहता है, ये कहता है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। सेक्शन 14 बेसिकली बात करता है कि अगर कोई फॉरेन जजमेंट है, इफ सर्टिफाइड बाय फॉरेन कोर्ट ऑथेंटिक एंड प्रॉपरली साइन, अगर वो जो जजमेंट है वो सर्टिफाइड है फॉरेन कोर्ट द्वारा, ऑथेंटिक है, प्रॉपरली साइन है, तो उसको करा जा एज्यूम करा जाता है कि वो बिल्कुल करेक्ट है। द पार्टी सीकिंग टू चैलेंज सच जजमेंट मस्ट प्रूव अदरवाइज, अगर कोई भी पार्टी इस जजमेंट को चैलेंज करना चाहती है तो उसको ये चीज प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो जजमेंट है इसके अंदर कोई कमी है या इसके अंदर कोई लैक है। द प्रिजम्पशन हैज टू रिकॉग्नाइज फॉरेन जजमेंट अनलेस द डिफेंडेंट का शो रीजन फॉर इट्स नॉन रिकॉग्निशन। तो देखो प्रिजम्पशन ये है कि ये रिकॉग्नाइज होगी, जब तक हम ये ना साबित करें तब तक हम कोई रीजन शो ना कर दे कि ये रिकॉग्नाइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन 14 बेसिकली बात करता है प्रिजम्पशन को लेके फॉरेन जजमेंट को लेकर, ठीक है, कि क्या प्रिजम्पशन है फॉरेन जजमेंट की, वो हमारा बात करता है सेक्शन 14। अब बात करते हैं सेक्शन 13, क्या फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगी। तो सेक्शन 13 ने कुछ सर्कमस्टांसेस बताए हैं जिसके चलते फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव माना जाएगा और ये हमारी इंडिया पे बाइंडिंग होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 जो जजमेंट है वो क्या होगी, अगर कंक्लूसिव मानी जाएगी किन सिचुएशन में, तो वही ये सिचुएशन है जिसमें कि ज्यूरिडिक्शन ऑफ फॉरेन कोर्ट, की जो फॉरेन कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है वो होनी चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर पे जो वो लोग डील कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर है मैरिज ऑफ द केस, की जो फॉरेन जजमेंट है वो मैरिज पे होनी चाहिए केस के, ठीक है ना। और नॉट ऑन टेक्निकलिटीज लाइक लैक ऑफ जुरिडिक्शन या फिर फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोसीजर, वो सब नहीं होना चाहिए। नो कॉन्फ्लिक्ट विद इंडियन लॉ, तो जो फॉरेन लॉ है वो इंडियन लॉ को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, ना इंडियन मतलब इंडियन पब्लिक पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और या फिर फाइनल जजमेंट, जो भी हमारी फॉरेन जजमेंट है वो फाइनल जजमेंट मानी जाएगी, नॉट एन इंटरिम ऑर्डर और इंटीरियरी जजमेंट, ठीक है। तो हमारे फॉरेन जजमेंट है उसको फाइनली माना जाएगा, उसमें कोई इंटरिम या इंटरलॉक्यूटरी जजमेंट नहीं होगी, ठीक। ये सिंपल सी बात है कि कब फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगी, जब भाई वो प्रॉपर होगी, उसकी जुरिडिक्शन सही होनी चाहिए, मैरिज के बेस पे केस डिसाइड होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए इंडियन लॉ के साथ, ठीक है ना। और उसकी जजमेंट अपनी फाइनल मानी जाएगी। अब इसमें एक्सेप्शन है कि किस केसेस में फॉरेन जजमेंट रिकॉग्नाइज नहीं होती है। अगर लैक ऑफ जुरिडिक्शन है फॉरेन जजमेंट के अंदर, कॉन्ट्रेरी है वो इंडियन लॉज के अंदर या पब्लिक पॉलिसी के अंदर, कॉन्ट्रेरी है फॉरेन जजमेंट, या वो वॉयलेशन कर रहा है फॉरेन जजमेंट में नेचुरल जस्टिस का, या जजमेंट को फ्रॉड के द्वारा ऑब्टेन करा गया है, तो इस केसेस के अंदर जो जो फॉरेन जजमेंट होती है वो रिकॉग्नाइज नहीं होती है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो ये कुछ कंडीशन थी कि किस कंडीशन में फॉरेन जजमेंट रिकॉग्नाइज नहीं होगी। आई होप कि आप लोग को ये समझ आया हो फॉरेन जजमेंट क्या होता है। अब इसी के साथ यूनिट सेकंड पे आ गए अब हम लोग। यूनिट सेकंड बात करता है हमारा पार्टीज टू सूट की, किन को हम पार्टीज बना सकते हैं सूट में। तो बेसिकली जब हम लोग सूट फाइल करते हैं तो पार्टीज होनी चाहिए जिसमें हमारा एक प्लांटिव होता है और एक डिफेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा किस में दी गई है, ऑर्डर 1 डील करता है किसके साथ, पार्टीज टू सूट की कौन कौन सी पार्टी सूट में इन्वॉल्व हो सकती है। ऑर्डर 1 रूल 1 क्या कह रहा है कि भाई देखो ऐसी बात है कि पहले तो प्लेंटिफ होना चाहिए। प्लेंटिफ कौन है, जो इनिशिएट करेगा लॉ सूट को, जो प्लेंट फाइल करेगा कोर्ट के अंदर, ठीक है, जो लॉ सूट को इनिशिएट कर रहा है वो अपना प्लेंटिफ। डिफेंडेंट क्या है, जिसके अगेंस्ट में वो सूट फाइल हुआ है। तो दो पार्टी तो बहुत जरूरी होना है, एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल हुआ है। अब कोई भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकती है डिफेंडेंट, या कोई एंटिटी भी हो सकती है जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल हुआ है, ठीक है ना। और डिफेंडेंट को क्या होता है, डिफेंडेंट को रिक्वायर्ड होता है कि
जो प्लेंट हमने डाला है उसका वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू जो है अपने क्लेम्स के अगेंस्ट वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे। अब पार्टीज कौन हो सकता है, मे बी पार्टीज, ऑर्डर 1 के रूल 3 के अंदर दिया हुआ है कि पार्टीज कौन हो सकता है। तो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन पार्टी हो सकता है जिसका इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट मैटर के अंदर, हो सूट के अंदर, जिसके राइट डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हो, ठीक है, वो पार्टी हो सकता है। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट का जो है कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए उस मैटर ऑफ डिस्प्यूट के लिए, ठीक है। इवन कोर्ट जो है थर्ड पार्टी को भी अलाउ करता है उस सूट को ज्वाइन करने के लिए, अगर कोर्ट को लगता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी है। आप लोग ने देखा होगा थर्ड पार्टी को ऐड करने के लिए लोग एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में, तब वो कोर्ट ही अलाउ करती है। कोर्ट को लगता है कि इस पार्टी का इंक्लूड होना नेसेसरी है, तभी वो एप्लीकेशन हमारी अलाउ होती है। अब बात करते हैं हम, तो ये क्या है, ये बात करता है जॉइंडर ऑफ मल्टीपल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स। अब ये हमारा ऑर्डर 1 रूल 3 के अंदर दिया हुआ है कि मल्टीपल प्लेंटिफ हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्लेंटिफ अपने हो सकते हैं, ठीक है, जिनका कॉज ऑफ एक्शन कॉमन हो। मल्टीपल डिफेंडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टीज होनी चाहिए, अगर आप कोई भी सूट फाइल कर रहे हो तो नेसेसरी प्रॉपर पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए जिसका कोई लेना देना ना हो। नेसेसरी लोग होने चाहिए जिनसे रिलेशन हो उस केस का, कॉमन कॉज हो, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा हो वहां से, ठीक। अब बात करें ज्वाइनिंग ऑफ पार्टीज, तो ज्वाइनिंग ऑफ पार्टीज हमारा ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ सीपीसी में दिया है, जिसके अंदर बात कराया गया है कि ज्वाइनिंग ऑफ पार्टीज, तो कोर्ट ऐड कर सकता है किसी को भी और रिमूव कर सकता है किसी भी पार्टीज को एक सूट के अंदर, ठीक है ना, ताकि वो प्रॉपरली हो सके, डिसाइड हो सके। अब जो है ये इंक्लूड करता है, कोर्ट के पास पावर होती है कि वो नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज को ही प्रोसीडिंग में इंक्लूड कर सकता है, या तो ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, ठीक है। अब इफ अ पार्टी हैज इंटरेस्ट इन सूट, अगर कोई भी पार्टी है जिसको सूट में इंटरेस्ट है वो भी ज्वाइन कर सकती है एनी टाइम, प्रोवाइडेड देयर प्रेजेंस नीडेड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट फुली। बट उनको ये चीज शो करनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर, उनको ये चीज दिखानी पड़ेगी कि यार हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, तो ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी पहले। अब आता है हमारा नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर कौन होता है। तो बेसिकली नॉन जॉइंडर वो होता है अगर आपने किसी नेसेसरी पार्टी को इंक्लूड नहीं करा वो सूट के अंदर, ठीक है, तो वो होता है हमारा नॉन जॉइंडर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई केस कर रहे हो, आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक्स आपने केस करा, अब आपने मेन बंदे को तो केस में आपने ऐड करा ही नहीं, आपने उसके चाचा ताऊ मामा को सबको ऐड कर दिया, आपने मेन लोगों को ऐड ही नहीं करा, तो उस केस में नॉन जॉइंडर होता है जब आप इंपॉर्टेंट पर्सन, जो नेसेसरी पर्सन होता है जिसके बिना मैटर फुल्ली नहीं डिसाइड हो सकता है, जिसके बिना हमारा जो केस है वो सही से सेटल नहीं हो सकता है, उस केस में नॉन जॉइंडर, ठीक है, वो होता है नॉन जॉइंडर जिसमें आपने नेसेसरी पार्टी को इंक्लूड ना कराओ। मिस जॉइंडर वो होता है कि आपने दुनिया भर के लोग इंक्लूड कर दिए जिनकी जरूरत नहीं थी, वो लोग भी आपने ज्वाइन कर दिए इसके अंदर, ठीक है ना, तो वो होता है हमारा नॉन जॉइंडर, जिसमें पार्टी हु शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द सूट आर एडेड, मतलब जिन पार्टी को सूट का पार्ट नहीं होना चाहता वो लोग उसके अंदर एडेड है, तो कोर्ट क्या करता है उन्हें रिमूव कर सकता है। Misjoinder does not necessarily affect the mentability of the suit. The court continue the proceeding with the correct parties. ठीक है, तो ऐसा केसेस में नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर हो सकता है केसेस के अंदर इजीली, ठीक है, जो हमारे केस में ये हमारे केसेस में इजीली हो सकता है क्योंकि हमारा सीपीसी के अंदर दिया गया है। अब बात करें लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमारा ऑर्डर 22 रूल 10 के अंदर दिया हुआ है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते कौन है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं, ये एक पार्टी, इफ अगर पार्टी के चलते हुए मतलब जब ने सूट डाला तो कोई मर गया, पार्टी जो है वो मर गई ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जैसे उनके हेयर्स हो गए, एग्जीक्यूटर्स हो गए, तो वो जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, वो इस केस में पार्टी बन सकते हैं और उस सूट को जो है उसके बिहाफ पे बढ़ा सकते हैं आगे, ठीक है ना, डिसीज के बिहाफ पे सूट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है, कोई भी लीगल हेयर, कोई भी एग्जीक्यूटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है अगर जो मेन पार्टी अगर वो मर जाते हैं तो, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस केस में बनता है कि अगर कोई माइनर हो, इनकैपेबल हो, इनसेन हो, उस केस में भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाते हैं। अब बात करें कि फ्रेम ऑफ सूट की, सूट फ्रेम के हमने पढ़ लिया कि भाई पार्टीज कौन होती है, कौन हो सकती है। अब बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ सूट किस तरीके से सूट को फ्रेम करा जाता है। अब एक चीज और, ये यूनिट
मैंने थोड़ी छोटी छोटी बनाई है क्योंकि ये एक रिविजनल पर्पज के लिए थी, ठीक है। ये ऐसे किसी पर्पज के लिए नहीं थी कि अगर लग रहा हो कि इसके अंदर कुछ चीज़ों की कमी है, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा हो, तो ये जो यूनिट है ये बेसिकली एग्जाम पर्पज से है, क्योंकि कल एग्जाम है आप लोगों का। उस पर्पज से ये वीडियो है कि अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए काफ़ी है, और अगर किसी को लगता है कि इसकी जो यूनिट वाइज वीडियो है वो तो आई जाएगी, जब तक तो आई जाएगी जब तक आप लोगों का 10th सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। तो ये जो वीडियोस हैं ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए हैं बेसिकली। तो इसके अंदर वो सारे टॉपिक हैं जो आपके लिए नेसेसरी पता होने चाहिए आपको आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ऑर्डर टू फ्रेम ऑफ सूट की बात करता है, जिसमें रूल वन कहता है कि फ्रेम ऑफ सूट क्या होता है। तो एवरी सूट शैल एज फार एज प्रैक्टिसेबल बी फ्रेम, सो उसके अंदर ग्राउंड्स होने चाहिए फाइनल डिसीजन के लिए। उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए कि किस पर डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ सूट कैसे होता है कि भैया उसके अंदर ग्राउंड होने चाहिए कि किस ग्राउंड के ऊपर या क्या हमारा डिस्प्यूट है, वो सब उसके अंदर मेंशन होने चाहिए। सूट टू इंक्लूड होल क्लेम, जो हर सूट जो है उसके अंदर पूरा क्लेम इंक्लूड करा जाएगा जो प्लांटिफ एंटाइटल्ड है, ठीक है, कि उसको मिले। अब बात हुई रूल थ्री, जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, एक जो प्लांटिफ है वो एक साथ होकर सेम सूट को डाल सकते हैं, ठीक है, अगेंस्ट सेम डिफेंडेंट, या फिर डिफेंडेंट्स जॉइंटली। या तो सारे के सारे प्लेंटिफ मिलके एक साथ एक ही सूट को डाल सकते हैं डिफेंडेंट, या फिर डिफेंडेंट्स के अगेन एक साथ मिलके, ठीक है। एंड एनी plaintiffs having cause of action which they are jointly interested against the same defendant or the same defendant जॉइंटली में यूनाइट सच कॉज ऑफ एक्शन इन द सेम सूट। अगर प्लेंटिव्स का इंटरेस्ट है सेम डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट में कि वो सब जॉइंटली एक साथ सूट डाले, तो वो लोग एक साथ जॉइंटली सूट डाल सकते हैं अगर उनका कॉज ऑफ एक्शन सबका सेम है तो, ठीक है। अब रूल फोर बात करता है कि ओनली सर्टेन क्लेम कैन बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कहाँ गया कर्सर। ये जो रूल 14 है वो बात करता है कि कुछ सर्टेन क्लेम्स को एडजॉइन करा जा सकता है फॉर किसके लिए, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नो कॉज ऑफ एक्शन शेल अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट बी जॉइंड विद सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब तक कि कोर्ट अलाउ नहीं करता रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के केस में आप जो है जॉइंट सूट नहीं लगा सकते। जैसे ही क्लेम फॉर मेंस प्रॉफिट और एरियर्स ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर कोई डैमेजेस हुआ है या किसी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, या फिर जहाँ पे क्लेम का आपने किसी क्लेम का आपने रिलीफ मांगा है जिसका सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, ठीक है। तो ये जो रूल है ये नथिंग बट ये प्रिवेंट करता है किसी दूसरी पार्टी को इसमें से इन्वॉल्व होने के लिए, ठीक है। मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इसमें एक्सेप्शन है, ठीक। तो बस ये छोटी सी बात थी कि फ्रेम कैसे होते हैं। अब हमारा रूल सिक्स के अकॉर्डिंग पावर है कोर्ट के पास कि वो सेपरेट ट्रायल कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि मतलब फॉर एग्जांपल एक केस में चार डिफेंडेंट है, कोर्ट को लग रहा है चार में से सिर्फ तीन ही सीरियस हैं, दो नॉन सीरियस हैं, वो कंडक्ट उनका प्रॉपर नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट उस केस में उन लोगों को सेपरेट ट्रायल के लिए कह सकता है कि भाई आपका ट्रायल अलग होगा, बिकॉज क्या हो रहा है इससे इनकन्वीनियंस कॉज हो रही है। तो इस चक्कर में कोर्ट जो है सेपरेट ट्रायल के ऑर्डर दे सकता है। Objection as to misjoinder. All objection on the ground of misjoinder or cause of action shall be taken at the earliest possible opportunity. And मतलब कि in all cases where issues are settled at or before such settlement unless the ground of objection has subsequently arisen and any such objection not taken shall be deemed has been waived। मतलब कि अगर मिस जॉइंडर की ऑब्जेक्शन है, अर्लियर नहीं देखा या अर्लियर को अपॉर्चुनिटी मिली कि उसमें देखा गया हो और डिस्प्यूट सेटल हो चुका हो, ठीक है, या तो पहले सेटल हो चुका हो या फिर बाद में सेटल हो चुका हो, और उसमें ऑब्जेक्शन नहीं, कहीं से भी ऑब्जेक्शन राइज नहीं हुआ हो पार्टीज को लेके, तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो चीज वेव्ड कर दी गई, उन लोग को हटा दिया गया है, ऐसा सिर्फ माना जाता है। अब बात करें अगर हम प्लेंट की, तो प्लेंट क्या होता है। प्लेंट हमारे सीपीसी के अंदर दिया गया है। प्लेंट क्या है, प्लेंट एक फॉर्मल रिटर्न स्टेटमेंट होती है जो प्लेंटिफ भी इनिशिएट कर सकता है सिविल सूट के अंदर। ये सेट करता है प्लेंटिफ के क्लेम्स के, ठीक है, कि क्या फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हैं वो सब इसके अंदर लिखे जाते हैं, क्या कॉज ऑफ एक्शन है, क्या रिलीफ उसको चाहिए, क्या जुरिडिक्शन में उसका मैटर जाएगा, कौन उस केस को हेयर करेगा, वो सब चीजें हमारी प्लेंट के अंदर लिखी जाती है। और प्लेंट हमारा ऑर्डर 7
ऑफ सीपीसी के अंदर दिया गया है। किसके अंदर? ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी के अंदर अपना प्लेंट दिया गया है। ठीक है। अब प्लेन के कंटेंट्स क्या होते हैं? तो रूल ऑर्डर 7 का रूल फर्स्ट जो है वो हमें बताता है कि देखो प्लेन के कुछ कंटेंट होते हैं। ठीक है। इसमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू वो वैलिड होता है, कंसिडर उसको एज अ वैलिड करा जाता है। तो एलिमेंट्स प्लेन के क्या होता है? अगर आप लोगों ने ड्राफ्टिंग करी होगी तो जो एलिमेंट्स आपने प्लेन में देखे हैं, जिस तरह से आपने प्लेन की ड्राफ्टिंग करी है, वो सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है? एक रिटर्न स्टेटमेंट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होती है जो डिफेंडेंट बनाता है उस क्लेंट के रिस्पॉन्स में। क्लेंट कौन बनाता है? प्लेंटिव बनाता है, जिसके अंदर वो क्लेम लिखता है। ठीक है। अपना फैक्ट एंड इश्यूज लिखता है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं वो लिखता है, जुरिडिक्शन लिखता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट अटैच करता है, अपनी सारे प्रूफ उसमें एनेक्स करता है। तो वो हमारा प्लेंट हुआ। अब प्लेंट का रिप्लाई डिफेंडेंट करेगा जब उसके पास समन पहुंचते हैं। तो जो प्लेंट का रिप्लाई डिफेंडेंट करता है वो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट होता है। ठीक है। जिसमें कि डिफेंडेंट अपना डिफेंस लेता है कि इसके जो प्लेंटिफ ने एलिगेशन लगाया है उसके अगेंस्ट में जो वो अपना डिफेंस लेता है वो सब उसमें लिखता है। ठीक है ना। द रूल्स रिगार्डिंग द रिटर्न स्टेटमेंट आर प्रिलिमिनरी कंटेन इन ऑर्डर 8 ऑफ सीपीसी। तो रिटर्न स्टेटमेंट के कुछ रूल हैं जो कि हमारा ऑर्डर 8 के अंदर दिए गए हैं। जैसे क्या टाइमिंग रहेगी रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करने की, क्या कंटेंट होंगे रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। तो इसके अंदर कुछ कंटेंट है कि रिटर्न स्टेटमेंट के क्या कंटेंट रहेंगे, किस तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन होगी। अब रिटर्न स्टेटमेंट को फाइलिंग का टाइम 30 डेज का होता है जब समन रिसीव हो जाता है। कंटेंट का रहता है रिटर्न स्टेटमेंट के कि जो क्लेम उन्होंने लगाए हैं, जो एलिगेशन आपने पुट करी, आप उन सब का इस बारे में उसमें लिखते हो। वेरिफिकेशन रिटर्न स्टेटमेंट कैसे होती है? वेरिफिकेशन में आपको एक ओथ से उसको साइन कराना पड़ता है, मतलब आपको एक एफिडेविट लगाना होता है उसके अंदर। फेलियर टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट, अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने में फेल हो गए तो उस केसेस में क्या होता है? उस केसेस के अंदर आपको कॉस्ट भी इम्पोज करी जाती है, सूट डिसमिस भी हो सकता है और सामने एडवर्स ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट अकम्पनिंग विद रिटर्न स्टेटमेंट, जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी है आपको अपनी बात प्रूव करने के लिए वो आप इसके अंदर लगाएंगे रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। तो बेसिकली ये होता है अपना रिटर्न स्टेटमेंट की कुछ नेसेसरी बातें। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आ रहा हो। ठीक है ना। और अगर मुझसे बीच में कोई वो ही हो, जैसे म्यूट वगैरह अभी मैंने करा था, तो प्लीज उसको इतना माइंड नहीं करना। तो अब बात करते हैं हम सेट ऑफ की, कि सेट ऑफ क्या होता है। देखो जो बेसिक जो सिर्फ सेट ऑफ है ना, ये हमारा प्रीसिडेंट से बना है, प्रीसिडेंट से निकल के आया है। मतलब हमारे पास सीबीएसई में दो तरीके से सेट ऑफ दिए गए हैं, एक होता है लीगल सेट ऑफ और एक होता है इक्विटेबल सेट ऑफ। तो बेसिकली सेट ऑफ का कहीं जो पर्टिकुलर सेट ऑफ है वो सीबीएसई में भी कहीं डिफाइन नहीं है, वो प्रेसिडेंस के थ्रू ही लिया गया है। पर जो लीगल सेट ऑफ है और इक्विटेबल सेट ऑफ हम लोग को बताया गया है क्या होता है। तो जो लीगल सेट ऑफ होता है ये एक ऐसा सेट ऑफ होता है जो ऑफर कर, ये उन सिचुएशन में होता है जहाँ पे एक जो पार्टी है सूट में उसने कुछ सम ऑफ अमाउंट ले रखा होता है दूसरी पार्टी से। बट लेटर ये जो है ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों के दोनों पार्टीज जो है अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि क्या अमाउंट उन्हें देना है। मैंने भी तुमसे पैसे ले रखे हैं, तुमने भी मुझसे पैसे ले रखे हैं, तो उस केस में हम दोनों ही बैठ के लीगल तरीके से अपना सेट अप कर लेंगे। ठीक है। अब वो आर्बिट्रेशन के थ्रू हो, मीडिएशन के थ्रू हो, कैसे भी हो, वो डिपेंड करता है कौन सा मैकेनिज्म उसमें यूज हो रहा है। अब बात करते हैं इक्विटेबल सेट ऑफ की। तो जो इक्विटेबल सेट ऑफ होता है ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरली कन्फाइंड टू डेब्ट दैट इज ड्यू और रिकवरेबल इन द सेम ट्रांजेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि ये उन्हीं डेब्ट के लिए यूज होगा जो ड्यू हो किसी के ऊपर। इट इज रिकॉग्नाइज इन इक्विटी व्हेन देयर आर म्यूचुअल डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज। ये तब होता है जब पार्टी के बीच में म्यूचुअल डीलिंग्स होती है। One party has a valid reason to reduce the plaintiff claim based on equities. इसमें क्या होता है? एक पार्टी का वैलिड रीजन होता है कि वो जो प्लांटिफ का क्लेम है उसको रिड्यूस कर सके जो प्लांटिफ ने क्लेम करा है। ठीक है। तो बेसिकली बात सेट ऑफ अपना दो पार्ट में डिवाइड होता है, लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ। अब इसमें काउंटर क्लेम क्या होता है? काउंटर क्लेम हमारा सीपीसी में दिया गया है। काउंटर क्लेम एक बेसिकली वो क्लेम है जो डिफेंडेंट फाइल करता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ। ठीक है।
आइदर एज अ रिस्पॉन्स वो फाइल कर रहा है प्लेंटिफ के एज एन ओरिजिनल क्लेम के रिस्पॉन्स में, और एज एन इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ एक्शन वो इसको फाइल कर रहा है। ये डिफेंडेंट को अलाउ करता है, उसके राइट्स को रिलीफ देता है, मतलब कि जो हमारा काउंटर क्लेम है बेसिकली ये क्रॉस क्रॉस क्लेम हो जाता है किसके ऊपर, प्लेंटिफ के ऊपर। जो हमारा काउंटर क्लेम है वो डिफेंडेंट को राइट देता है कि भाई हाँ तेरे पास भी राइट है, ऐसा नहीं कि तू डिफेंडेंट है तो तू गलती हो गया, तेरे पास भी राइट है। आप अपना क्लेम जो अपना क्रॉस क्लेम है आप पार्टी के ऊपर डाल सकते हो, या जो इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ एक्शन है वो भी आप ले सकते हो। और इन रिस्पॉन्स में आप ओरिजिनल क्लेम के रिस्पॉन्स में भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो काउंटर क्लेम है वो हमारा कौन गवर्न करता है, हमारे अंडर ऑर्डर 8 रूल 6 ऑफ सीपीसी के अंदर आता है। कौन सा, ऑर्डर 8 रूल 6 ऑफ सीपीसी के अंदर काउंटर क्लेम आता है। It is important because it provides the defendant with an opportunity to raise their own cause of action in the same suit, saving time and resource by avoiding a separate lawsuit. अब काउंटर क्लेम में क्या होता है कि भाई देखो प्लेंटिफ ने क्लेम डाला, हमने उसी के क्लेम के रिस्पॉन्स पे हमने भी अपोजिट क्लेम डाल दिया। तो ये क्या होता है, ये काफी टाइम भी बचाता है, और ये डिफेंडेंट को अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है एक क्रॉस क्लेम डाल सकते हो, अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन है आप डाल सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, काउंटर क्लेम। तो काउंटर क्लेम किसका है, हमारा ऑर्डर 8 रूल 6 ऑफ सीपीसी। अब इंडिजन पर्सन कौन होता है। अब देखो इंडिजन पर्सन वो व्यक्ति होता है जिसका जिसके पास बेसिकली बिल्कुल भी मतलब अपना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कोर्ट फीस बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो हमारा होता है इंडिजन पर्सन, जिसके पास ना एसेट्स है ना ही प्रॉपर लिवलीहुड है, जो अपना फाइनेंशियली बहुत वीक पर्सन है, वो हमारा इंडिजन पर्सन में आता है। तो जो प्रोसीजर है फाइलिंग अ सूट बाय इंडिजन पर्सन वो हमारा ऑर्डर 33 ऑफ सीपीसी में दिया गया है। किसमें, ऑर्डर 33 ऑफ सीपीसी में दिया गया है कि क्या प्रोसीजर है इंडिजन पर्सन का फाइलिंग करने का एक सूट को। एक इंडिजन पर्सन है कैसे डिफाइन करा गया है, वो व्यक्ति जो अनेबल है पे करने के लिए अपनी कोर्ट फीस को। ठीक है, दिस could include individual who are financially distressed or do not have the means to cover litigation cost। तो बेसिकली इंडिजन पर्सन में वो लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली डिस्ट्रेस हैं, वो नहीं है उनके पास इतनी पैसे की वो लिटिगेशन कॉस्ट को बियर कर सके। तो इसमें जब आपको एज ए इंडिजन पर्सन आप कोई भी सूट फाइल कर रहे हो तो सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन लगाते हो, ठीक है, जिसे फाइल सूट करना है तो वो पहले एप्लीकेशन लगाता है, ऑर्डर 33 रूल 1 के अंडर वो एप्लीकेशन लगाता है। ठीक है, और जो प्लेंटिफ है वो स्टेट करेगा मस्ट कि वो इंडिजन पर्सन है और वो उसको फीस को पे नहीं कर पाएगा। अब इसमें क्या, एप्लीकेशन लगाने के बाद कोर्ट एग्जामिन करता है कि आप हो या नहीं हो। एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कोर्ट एग्जामिन करेगा कि आप इंडिजेंट हो या नहीं हो, और अगर आप इंडिजेंट हो तो आप हर तरीके से इंडिजेंट होने चाहिए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बेटे हैं वो तो कमा रहे हैं, या आपका बेटा कोई फॉरेन कंट्री में वो कमा रहा है, वो पैसे भेज रहा है घर पे, तो वो सब भी नहीं होनी चाहिए। इंडिजेंट में बिल्कुल ही एकदम पुअर होना चाहिए कि कहीं से कोई आपका सपोर्ट नहीं है, आपकी लिवलीहुड पूरी नहीं हो रही, आपके पास कोई असेट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो व्यक्ति इंडिजन पर्सन में आता है। इस केस में कोर्ट इंक्वायरी करता है कि भाई ये जो एप्लीकेशन है ये सही है गलत है। ठीक है, इस केस में जो प्रोसीजर है एप्लीकेशन अलाउ करी जाती है, उसके बाद ही वैसे इंडिजन पर्सन सूट को आगे बढ़ाता है। ठीक, तो ये हमारे कुछ ऑर्डर 33 के रूल 2 3 और 5 के अंदर दिया गया है कि किस तरीके से कोई इंडिजन पर्सन सूट फाइल कर सकता है कोर्ट के अंदर। ठीक है, एक जो पर्सन है वो अगर वो अनेबल टू पे द कोर्ट फी ₹2000 फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ डेप्थ फ्रॉम अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, दे अप्लाई टू कोर्ट अंडर ऑर्डर 33 के अंदर उसने अप्लाई करा। उसने कहा कि वो इंडिजन पर्सन है, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा कोर्ट फीस को, उसकी फाइनेंशियल हार्डशिप के चक्कर में कोर्ट वेरीफाई करेगा ट्रुथ, और कोर्ट अलाउ कर देगा कि भाई वो ठीक है, वो सूट के साथ जो है विदाउट कोर्ट फीस पे करे आगे बढ़ सकता है। तो इस केस में क्या होगा, प्लेंटिफ अब क्या कर सकता है, अगर उसको 10,000 रुपए चाहिए रिकवरी चाहिए तो अब वो अपने सूट को जो है परस्यू कर सकता है बिना कोर्ट फीस को पे करे। ठीक है, तो ये बात होती है इंडिजन पर्सन की। तो इंडिजन पर्सन को प्रूफ करना पड़ता है कि वो इंडिजन है वाकई में। ठीक है, अब है सूट्स इन पर्टिकुलर केस। तो अब अगर सूट्स इन पर्टिकुलर केस की बात करी जाए कि पर्टिकुलर केस में किस तरीके के सूट्स होते हैं, तो देखिए जैसे सूट बाय गवर्नमेंट, मतलब बाय या फिर अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स, हमारे सेक्शन 78 से 82 में दिया गया है ऑर्डर 27 में।
अब ये बात करता है कि अगर आपने कोई सूट गवर्नमेंट ने डाला है, फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट डाला है, कोई भी सूट आपने उसके अगेंस्ट डाला है, तो उससे पहले आप क्या करोगे, आप पहले नोटिस दोगे गवर्नमेंट को। वो सूट डालने से पहले, या फिर जो पब्लिक ऑफिसर जिसके अगेंस्ट आप सूट डाल रहे हो, आप उसको क्या करोगे, आप उसको एक नोटिस दोगे सबसे पहले। आप कोई सूट बाय एलियस या फिर किसी फॉरेन रूल के अगेंस्ट आपने कराया, किसी एम्बेसडर के अगेंस्ट, एनवॉय के अगेंस्ट कराया, या फिर उन्होंने कराया, तो इस केस में क्या होता है, जो ये जो सेक्शन है ये सर्व करता है, रिकॉग्नाइज करता है हमारे लीगल राइट्स को, कि जो हमारे फॉरेन नेशनल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना। क्योंकि एज अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो इनको इंश्योर करता है कि भाई इनकी ये एज अ रिस्पेक्टेड माने जाते हैं हमारे इंडियन लॉ के अंदर। तो ये ऐसे केसेस में भी जो है, जो हमारा लीगल सिस्टम है वो ये चीज पहले वेरीफाई करता है। तो ऐसे केसेस में सूट डालने से पहले आपको इनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फिर आता है अपना इंटरप्लीडर, जो सेक्शन 88 में है। ये बात करता है प्रोसीजर ऑफ इंटरप्लीडर सूट, इट एनेबल पर्सन हु इज होल्डिंग डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। अगर कोई बंदा है जिसने डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को होल्ड कर रखा है, या फिर कोई फंड ऐसा होल्ड कर रहा है जिसमें उसको नहीं पता कि ये इस बंदे को मिलना चाहिए या फिर इस पर्सन को मिलना चाहिए। ठीक है। तो वो होता है हमारा इंटरप्लीडर। ठीक है। अब इंटरप्रीटर कौन हो सकता है, कौन इंटरप्रीटर का सूट फाइल कर सकता है। द प्लेंटिफ मस्ट बी होल्डिंग सम प्रॉपर्टी और फंड्स विच आर द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम। मतलब वो जो प्लेंटिफ है उसके पास कुछ फंड ऐसे होने चाहिए, स्टेक होल्डर्स, या फिर कोई प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो डिस्प्यूटेड हो। ठीक है। अब जो प्लेंटिफ है मस्ट बी अनसर्टेन अबाउट हु इज एंटाइटल टू प्रॉपर्टी। अब प्लेंटिफ को नहीं पता होना चाहिए भाई ये एंटाइटल है कौन उस प्रॉपर्टी या पैसे का, कौन हकदार है, असली हकदार है कौन इस चीज का। The plaintiff should have no interest in the property except for being a natural stakeholder। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है कि इंटरप्लीडर कौन बन सकता है। तो ये सूट्स इन पर्टिकुलर के सूट अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट डाल रहे हो, या आप किसी फॉरेन रूल या एम्बेसडर के अगेंस्ट डाल रहे हो, या फिर एज इंटरप्लीडर डाल रहे हो, और आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट डालते हो, और अगर आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट सूट डाला और उसको नोटिस जाता है, अगर वो नहीं आ पा रहा है डेट पर उसके पास ड्यू टू अपने वर्कलोड, तो उस केसेस में उसकी जो अटेंडेंस है उसको मैंडेटरी नहीं करा जाता है, उसको रिलीफ दिया जाता है। अब है हमारी यूनिट 3, सम्मन एंड डिस्कवरिंग क्या होता है। तो बेसिकली सम्मन क्या है, सम्मन एक ऐसी लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे हम, जो कोर्ट इश्यू करता है, एक फॉर्मल नोटिस है जो कि कौन इश्यू करता है, कोर्ट इश्यू करता है किसको, डिफेंडेंट को या फिर विटनेस को, कि वो कोर्ट के आगे अपीयर हो, कोर्ट के आगे वो पेश हो, उसके लिए सम्मन भेजा जाता है। जो पर्पस होता है सम्मन का वो बेसिकली ये होता है, जो हमारा रेसिपेंट होता है, मतलब जो डिफेंडेंट है, उसको पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ जो है एक लीगल एक्शन लिया गया है। ठीक है। तो उसको रिक्वेस्ट करा जाता है कि भाई आप कोर्ट में आओ उस स्पेसिफिक डेट पर, उस स्पेसिफिक टाइम पे आप कोर्ट में आइए, आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। उस चीज की इंफॉर्मेशन हमको देनी होती है, किसके थ्रू जाती है, वो सम्मन के थ्रू। ऑर्डर 5 के अंदर दिया हुआ है इशू ऑफ सम्मन, जो कि हमारा रूल 1 से रूल 30 तक डील करता है। इशू ऑफ सम्मन हमारा रूल 1 से रूल 30 तक डील करता है ऑर्डर 5 के अंदर। तो जो हमारा रूल 1 है वो बेसिकली कहता है इशू ऑफ सम्मन। तो सम्मन जो है वो इशू कर लिए जाते हैं किस लिए, ताकि डिफेंडेंट में नोटिफाई करा जा सके कि उसके अगेंस्ट एक केस है। ठीक है। तो इसे सम्मन को जो है कोर्ट इशू करता है। सम्मन इन्फॉर्म करता है डिफेंडेंट को कि किस डेट एंड टाइम पे उसको आना है, कहाँ पे उसे अपियर होना है, एज वेल एज और केस के नेचर के बारे में। अब रूल 2 बात करता है कि भाई सम्मन, चलो हमने समझ लिया सम्मन क्या होता है, अब सम्मन की सर्विस कैसे होती है, किस तरीके से सम्मन जाता है। सम्मन मस्ट बी सर्व टू डिफेंडेंट, पर्सनली भी जा सकता है, एंड इफ दिस इज नॉट पॉसिबल देन इट मे बी सेंड थ्रू प्रोसेस सर्वर से भी जा सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी जा सकता है, किसी और मेथड से भी जा सकता है जो कोर्ट को सही लगे। ठीक है। सम केसेस में समन अलाउड टू बी सर्व बाय पब्लिकेशन, कुछ केसेस में पब्लिकेशन के थ्रू भी समन सर्व होता है, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करा दिया जाता है। ठीक है। जब डिफेंडेंट लोकेटेड नियर बाय नहीं है, कोई बहुत ज्यादा दूर 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूर की लोकेशन में लोकेटेड है, तो उस केसेस में थ्रू पब्लिकेशन भी समन को सर्व कर दिया जाता है। ठीक है। अब इसका रूल 3 क्या कहता है। तो पढ़ा हमने समन क्या होता है, रूल 1। समन रूल 2 में पढ़ा कि सर्विस कैसे होती है समन की, रूल 3 में होती है कि सर्विस गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कैसे होगी। इफ द डिफेंडेंट इज गवर्नमेंट ऑफिसर द समन मे बी सर्व थ्रू गवर्नमेंट प्लीडर और एन अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो उससे जो गवर्नमेंट लीडर होता है या फिर जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा वही उसको सम्मन सर्व करेगा। ठीक है। किसको, किसी भी गवर्नमेंट का जो ऑफिसर होगा उसको।
अब रूल 6 है कि टाइम फॉर अपियरेंस, तो डिफेंडेंट को अपियर होना पड़ता है जब वो समन रिसीव कर लेता है विद इन 30 डेज में उसको अपियर होना पड़ता है। फेलियर टू सर्व समन, अगर जो समन है वो सर्व नहीं हुआ है सक्सेसफुली डिफेंडेंट को, तो प्लेंटिफ को कोई नेसेसरी स्टेप लेने पड़ेंगे उस समन को सर्व कराने के लिए, ताकि जो डिफेंडेंट हो उसको नोटिफाइड हो कि भाई हाँ तेरे खिलाफ केस चल रहा है। ठीक है, तो उस केसेस में प्लेंटिफ को भी कुछ नेसेसरी स्टेप लेने पड़ेंगे, कोई एड्रेस निकालना पड़ेगा या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालनी पड़ेगी नेसेसरी, तो वो सारे स्टेप प्लेंटिफ को लेने पड़ेंगे। अब रूल 13 बात करता है कोर्ट रोल इन सर्विस ऑफ समन, तो कोर्ट ये इंश्योर करता है भाई देखो समन जो है प्रॉपरली सर्व्ड होने चाहिए, ठीक है, ताकि जो अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लिया जा सके। ठीक, तो इसलिए ये भी कोर्ट का रोल होता है समन के लिए। अब समन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के समन होते हैं, तो हमारे पास जो समन है वो 4 टाइप्स के हमने लिखे हैं, जो कि होता है हमारा रेगुलर समन। ठीक है, द स्टैंडर्ड टाइप इशू टू डिफेंडेंट रिक्वायरिंग देम अपीयर इन द कोर्ट एट स्पेसिफिक टाइम। फिर होता है विटनेस समन, जो विटनेस होते हैं उनको कोर्ट में बुलाने के लिए। फिर होता है अर्जेंट समन, कि किसी मैटर में इमीडिएट अटेंशन चाहिए, अर्जेंट हियरिंग लगानी हो तो भेजा जाता है। फिर कुछ होते हैं स्पेशल समन, जो कि हमारे कंपनी लॉ के केसेस हो या सूट माइनर्स के अगेंस्ट हो या किसी एक्सेट्रा में, अगर आप देखो तो कोई ऐसे इनकॉम्पिटेंट पर्सन है उसके अगेंस्ट अगर कोई इशू समन इशू हो रहा है तो वो स्पेशल समन में आता है। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज थी हमारी समन की। तो सर्विस ऑफ समन हमने पढ़ा कि किस वे में हम समन को सर्व कर सकते हैं, पर्सनल सर्विस भी हो सकती है, पोस्ट के द्वारा भी हो सकती है, सब्सिट्यूट भी हो सकती है। सब्सिट्यूट कैसी होगी कि पब्लिकेशन कर दी न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, या फिर लिविंग कर दिया समन को डिपेंडेंट के लास्ट एड्रेस जहाँ वो पहले रह रहा था। तो ये इस तरीके से हम सर्विस करा सकते हैं समन की। अब बात करें डिस्कवरी क्या होती है। डिस्कवरी सिविल प्रोसीजर के अंदर एक प्री ट्रायल प्रोसेस है, जिसके अंदर जो एक पार्टी है वो लॉ सूट से इंफॉर्मेशन लेती है, डॉक्यूमेंट्स लेती है दूसरे पार्टी की, मतलब मैंने सूट डाला है मुझे पता तो चले क्या है क्या नहीं है, तो डिस्कवरी बेसिकली एक प्री ट्रायल प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसीजर है ये डिजाइन इसलिए करा गया है ताकि पार्टीज के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे। ठीक है, दोनों के पास एविडेंस होने चाहिए एक दूसरे के जो कोर्ट में प्रोड्यूस करे जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब डिस्कवरी क्या है, ये हमारा गवर्न किससे करा जाता है, ऑर्डर 11 ऑफ सीपीसी से गवर्न करा जाता है, जो